दान का एरिया जितना कम कर सकते हैं, बहुत फेज वाइज बहुत कम एरिया में हम लोग कर सकते हैं। सपोज 15% की एरिया अगर 10 से 15% बोलेंगे तो लगभग 5 से लेके 7.5 मिलियन हेक्टेयर तक हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ कम करना है वो उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया, इसको हम बोलेंगे अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस में, मतलब डायनेमिक अप्रोच रहना है, जनरलाइज नहीं करना। और जहाँ इसका पोटेंशियल अच्छा है वहाँ बढ़ाना भी अच्छा है। जैसा कि ईस्टर्न इंडिया में है, जहाँ कौन एरिया जैसा उड़ीसा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इसमें बढ़ा सकते हैं। इसमें बढ़ा सकते हैं, पानी पर्याप्त है। हाँ पानी पर्याप्त, और भी जहाँ स्कोप है वहाँ और भी बढ़ा सकते हैं। धान की कल्टीवेशन में कैसा पानी रिक्वायरमेंट कम करना, इसके लिए ज्यादा इसके लिए भी काम करना, ये ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। और ताकि लॉन्ग टर्म में फिर वो संकट ना आए। किसान भाइयों को हम ये बता सकते हैं कि धान के लिए कंटिन्यूस सबमर्जेंस का हमेशा जरूरत नहीं है, तो उनको जैसा हम लोग का अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्रेनेज टेक्नोलॉजी है, वेटिंग एंड ड्राइंग, तो AWD टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि ये एक एक्सेस ट्यूब लगा के उसी को पानी का लेवल एक गहिरा से नीचे चलेगा, तभी वो इरिगेशन करेगा, सिंचाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। पोल्यूटेड वाटर को अगर ट्रीट करे और ट्रीट करने के बाद अगर वो सेफ लिमिट में है, ये जो हेवी मेटल्स है, दूसरा जो भी सब्सटेंसेस है, अगर वो सेफ लिमिट में है तो फिर हम सिंचाई में यूज कर सकते हैं। तो ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, आपको कुछ डाइल्यूशन करना पड़ता है। डाइल्यूशन मीन्स अभी जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन में जो इसका जो हेवी मेटल्स के कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, तो उसके लिए भी पानी का क्वांटिटी जरूरी है। तो हम इसको बोलते हैं एक्चुअली, जैसे आरओ में आरओ का सिस्टम चलता है, हाँ जैसा आपको पानी का मात्रा भी जरूरी है, तो क्वांटिटी का भी क्वालिटी के ऊपर असर है। किसान को जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो है वो फील्ड में लगाना पड़ता है, तो वो मॉइस्चर को सेंस करेंगे। अच्छा, जब मॉइस्चर एक लेवल से नीचे चला जाएगा, वो इंडिकेटर होगा। जब क्रॉप स्ट्रेस में आएगी, हाँ स्ट्रेस आने वाला है, उससे बिफोर जो है ना वो सिग्नल दे देगा। वो कम्युनिकेशन यूनिट जो है वो जाके एक कंट्रोल यूनिट है उसमें, वो कंट्रोल यूनिट के पास मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद इसका एक चेक गेट है, वो गेट जो है ना वो सडनली नीचे कनेक्ट होकर रहता है, वो उठ जाएगा तो जो फील्ड चैनल से जो पानी फील्ड में जाना है वो फील्ड में पानी जाएगी। फील्ड में पानी जाने के बाद जितना समय थोड़ा पानी देने के बाद वो सैचुरेशन लेवल रीच हो जाएगा और एक्सेस जरूरत नहीं है, तब वो फिर रिवर्स सिग्नल फिर जाएगा। जाने के बाद वो जो ऊपर उठ गया जो है ना, जो आपका जो गेट है, चेक गेट, वो फिर नीचे चला जाएगा, तो पानी फिर फील्ड चैनल के पास जब जरूरत है उतना ही जैसे इंसान को जब प्यास लग रहा तभी वो पानी पी रहा। हाँ, तो क्रॉप को भी इसी तरह से सेंसर बेस्ड वाला है, ऑटोमेशन सिस्टम है, AI और वो सब। हाँ ये ऑटोमेशन सिस्टम है। इसको अभी बहुत अच्छी तरह से अभी हमारा रिजल्ट आया, अभी इसको एडॉप्शन में जाना है। भारत में दुनिया का सिर्फ 4% पानी है, लेकिन आबादी 16% है। आप इसी से समझ सकते हैं कि पानी पे कितना बड़ा दबाव है। पानी को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी है, किसानों के सामने चैलेंज भी है। क्लाइमेट चेंज का भी जो चैलेंज है वो भी पानी पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, किसानों पे सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बिन पानी सब सून। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेके होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। बहुत सारे देशों में, इवन अपने ही देश में कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पानी का भयंकर क्राइसिस है। महाराष्ट्र में तो कुछ इलाके यहाँ ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेनों से पानी पहुँचाना पड़ा है। खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी हम ज़मीन से निकालते हैं, तो इसीलिए किसानों की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करके कैसे अधिक से अधिक उपज लें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए किसान, विज्ञान और जो पॉलिसी मेकर हैं, तीनों सारे लोग मिलेंगे तब जा कर के काम बनेगा। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर PS ब्रह्मानंद जी हैं, जो पूसा में WTC जो है वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर ब्रह्मानंद IIT खड़गपुर से इन्होंने PhD की है और बहुत करीब 27-28 साल का पानी पे काम करने का अनुभव है। और डॉक्टर ब्रह्मानंद 2 बार के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। एक बार 33 घंटे 43 मिनट लगातार स्पीच देने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला और दूसरी बार एक और मुद्दे पे मिला। 2 बार इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार मिला, जो 4 लोगों को ही पूरे देश में मिलता है अलग अलग क्षेत्रों से।
और 3 बार पानी पे काम करने का राष्ट्रीय अवार्ड मिला। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो डॉक्टर PS ब्रह्मानंद जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो पानी के क्षेत्र में जब भी बात होती है कहीं कि पानी को कैसे कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है और किसानों के लिए उसको कैसे सुलभ कराना है, आम जनता को कैसे सुलभ कराना है, उसके लिए जब भी कहीं बात होती है तो डॉक्टर साहब का नाम आता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत आपका किसान तक के इस पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आंध्रा से आते हैं, लेकिन काफ़ी समय इनका उड़ीसा में और दूसरे राज्यों में, गुजरात, बिहार में भी काफ़ी समय रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो पानी है, हम तो किसान के तौर पे अगर हम किसान के लिए बात करें तो एक बहुत बड़ा इशू है कि कई राज्यों में जो पानी बहुत नीचे चला गया है और लगातार डार्क जोन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में खासतौर पे बात होती है। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। आपकी नज़र में, आपने 27-28 साल काम किया, आपकी नज़र में भारत में पानी को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये जो किसान भी फेस कर रहे हैं और आम जनता भी। हाँ जी। जिस तरह की तस्वीरें मई जून में आती हैं बहुत भयावह होती हैं, और ख़ासतौर पे महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीरें आती हैं कि कुएं में नीचे उतरना पड़ रहा, बच्चों को, महिलाओं को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा। तो पानी को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में 27-28 साल में क्या देखने को मिली? हाँ जी, आप सही बता रहे हैं कि आज के जो कृषि क्षेत्र में किसान भाइयों और बहनों के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि कैसे हम लोग जल की सदुपयोग किया जाए। तो इसका मुख्य समस्या जैसे आप पूछ रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ भारत में हमारा जो बरसात की जो परिमाण है, ये रेनफॉल की जो क्वांटिटी है अच्छा है, लेकिन ये अलग अलग जगह में अलग अलग क्वांटिटी में होता है। 1200 mm के आसपास। 1200 mm का है। तो इसको हम लोग ईयरली कन्वर्ट है ना? 1200 हाँ, ईयरली है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं BCM में, जब हम लोग वाटर रिसोर्स की असेसमेंट करते हैं, जैसा भारत सरकार ने जो सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से किए थे। तो उसमें अभी भी एक नेशनल टास्क फोर्स है जिसको एक वाटर यूज एफिशिएंसी का वर्किंग ग्रुप में मैं चेयर भी करता हूँ। अभी हम लोग अगले दिसंबर तक हमने उसका रीअसेसमेंट भी कर रहा है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि 1200 mm की एवरेज में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4000 BCM की ओवरऑल क्वांटिटी हमारे पास आए। लेकिन ये सब हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसको जो यूटिलाइज करने का जो हमारे पास जो नदी का जो व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हम आम लोगों के उसमें बताएं तो जो पानी हमें मिलता है बारिश के जरिए, उसको हम रिजर्व करने की हमारे वही मैं पास कहना वो चाहता क्षमता नहीं है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा समस्या मैं मानता हूँ कि स्टोरेज कैपेसिटी, इसको हम लोग मापते हैं कि पर कैपिटा वाटर स्टोरेज, मतलब एक एक आदमी का अगर हमने डिवाइड करके देखेंगे इंडिया में, ये 200 क्यूबिक मीटर्स, ओनली 200 क्यूबिक मीटर्स पर ईयर के हिसाब से आता है। तो ये बहुत कम है, ये बहुत कम है वर्ल्ड एवरेज से। वर्ल्ड एवरेज से चाइना का लगभग 410 है। अच्छा, हम आधे पे हैं, आधे से भी कम। हाँ, तो हम लोग का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी भारत सरकार की तरफ से और हमारा राज्यों से भी बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन कैनवास इतना बड़ा है हमारा भारत का जो एरिया है 328 मिलियन हेक्टेयर्स को, काम और भी बहुत करने का है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हम अनुसंधान की तरफ से इसी का भी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है। तो मुख्य समस्या है पानी का स्टोरेज का, पहली चीज़। और जो आपने जो बात कर रहे हैं कि जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो उसको समझने के लिए हमको वाटर साइकिल के बारे में और वाटर साइकिल को कैसे हम लोग अच्छी तरह से जुडिशियसली वाटर रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन होने का मुख्य रीज़न है कि हम लोगों का जो जितना आपने बताया था, जो हमारा जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी, तो उसको फूड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमको बहुत इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को करना पड़ा। उसमें इरिगेशन का भी मेजर रोल है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में भी इसका रोल है। लेकिन क्या होता है कि उसको करते 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 हम लोग का ग्राउंड वाटर जो है ना, ये नीचे चला गया कुछ कुछ इलाकों में, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जैसा पंजाब जैसा राज्यों में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, कुछ सदर्न स्टेट्स में भी इसका लेवल डाउन हो गया है। तो ये सब इंटरलिंकिंग है। एक तरह से हम खाद्य सुरक्षा को टारगेट कर रहे हैं, सही है, और दूसरा तरह से हमारा वाटर रिसोर्सेज डाउन जा रहे हैं। तो उसके लिए एक अच्छी तरह से परिष्कार हो सकता है, वो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट का हमारा स्ट्रैटेजी का हिसाब से भारत सरकार कोशिश कर रहा है। और उसमें हम लोगों का रिसर्च के एंगल से भी, पॉलिसी के एंगल से भी हम लोग भी उसमें हेल्प कर रहा है।
तो ये सबसे बड़ा समस्या है स्टोरेज। देन दूसरा है कि इरिगेशन सेक्टर के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि दूसरा सेक्टर्स है, इंडस्ट्री है, एनर्जी है, इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका रिक्वायरमेंट, इसका ग्रोथ रेट डिमांड में ज़्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर से, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को अभी जो 80% अभी मिलता है पानी आउट ऑफ द वाटर डिमांड, वो कम होने वाला है, अप टू 71% जाने वाला है बाई 2050। अच्छा। तो कम होने वाले वाटर रिसोर्सेज को अगर हमने पॉपुलेशन को, बढ़ते हुए पॉपुलेशन को खाद्य सुरक्षा देना है, तो ये दोनों को बैलेंस करना है, तो हमको यही एक ही ऑप्शन है, जो लेस वाटर रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी अभी जो हमारा कंट्री में 38 to 40% ही है, उसको अभी हम लोग 65 to 70% तक लेकर जाना है। वो इतना ईजी नहीं है, लेकिन हम लोग को इसके प्रयास में सभी बहुत होल हार्टेडली कोशिश करना पड़ेगा। उसमें रिसर्च का भी रोल है, पॉलिसी मेकर्स का भी रोल है, गवर्नमेंट की तरफ से योजनाओं से भी हम लोग मिल के संगठित होके किसान भाइयों को अच्छी कोई तरह भी से है जो भी मैसेज पूरा देके पैकेज करना में पड़ेगा। होता है, और एक आदमी के चलने से तो नहीं एक है स्टोरेज, दूसरा है वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और तीसरा है कि जो पुअर क्वालिटी वाटर, इसका क्वांटिटी भी अधिक मात्रा से जनरेट हो रहा है। कंटेमिनेशन जो है। जैसा अर्बन वेस्ट वाटर है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, इसको अगर हम ट्रीटमेंट किया जाए, ट्रीटमेंट करके एक बार टेस्ट कर लेंगे कि अगर वो अच्छी क्वांटिटी में, मतलब जो हेवी मेटल्स का मात्रा कम ही है, मतलब उसको एग्रीकल्चर को दे सकता है, तो वंस वो प्रूव करने के बाद हम लोग उसको फिर एग्रीकल्चर को यूज़ करेंगे, तो जो बर्डन है उसके ऊपर वो कम हो जाएगा। और फोर्थ वाला है कि वाटर डिमांड क्रॉप्स को कम करके धीरे धीरे फेज वाइज, बिकॉज वो इतना इजी नहीं है। किसान भाइयों का ओवरऑल वाला हम लोग चित्र देख के, वहाँ का लोकल लैंड सिस्टम को देखते हुए, जहाँ बहुत कम पानी, कम बरसात होने वाले क्षेत्र में धान, शुगर केन जैसा, गन्ना जैसा इस फसल को थोड़ा, बिकॉज उसका पानी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, उसकी जगह में धीरे धीरे फेज वाइज में अगर हमने पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सबको अगर रिप्लेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है मेजर समस्या है। डॉक्टर साहब, आपने ओवरव्यू एक तो दिया है, एक जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि किसान को तो हम समझाते हैं, सब लोग समझा रहे हैं, लेकिन किसान जब तक कोई प्रॉफिटेबल उसके कोई क्रॉप, मान लीजिए सबसे ज़्यादा धान और गन्ना ले रहा पानी, अगर जैसे पश्चिमी यूपी है या पंजाब है, हम दो एरिया को हम देख लें, जहाँ पे पंजाब भी पूरा धान का एरिया नहीं था 60 से पहले, है ना। तो हरित क्रांति में हमें पेट भरना था, भूखे थे हम लोग, तो उसमें उनका योगदान है, उसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते, है ना। उसमें किसान, विज्ञान, हमारे सारे पॉलिसी मेकर, हमारे लीडर, सब लोगों ने काम किया, तो वो चीज़ें आगे बढ़ी और हमारा पेट भरा। आज चैलेंज है उनके सामने कि वो जो धान का एरिया नहीं था वो धान में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि सारा डार्क जोन में बहुत सारे ज़िले पंजाब के चले गए, हरियाणा के बहुत सारे ज़िले चले गए। अब सरकार भी चाहती है कि उससे बाहर आए, किसान भी चाहता है बाहर आए, ऐसा नहीं किसान नहीं चाहता, किसान भी चाहते हैं कि बाहर आए, क्योंकि उनको जो नई पीढ़ी आएगी वो खेती में अगर पानी नहीं है तो क्या करेगी। तो लेकिन चैलेंज वही आता है कि अगर दूसरी क्रॉप में रिटर्न नहीं है तो वो छोड़ नहीं पाता। जैसे पंजाब में धान के मुकाबले रिटर्न नहीं है, वेस्ट यूपी में गन्ने के मुकाबले रिटर्न नहीं है, तो इसका कैसे समाधान निकल सकता है? नहीं, इसमें मुख्य रूप से उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन तो है। अच्छा, कुछ अल्टरनेट क्रॉप्स के लिए प्लान है, लेकिन किसानों को थोड़ा आपको इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। हाँ, ये बात। जैसा कि अल्टरनेट क्रॉप्स ले रहा है, तो उनको थोड़ा कुछ एडिशनल इंसेंटिव देना पड़ेगा, ताकि वो जो घाटा है वो रिकवर हो जाए। हाँ। और दूसरा है कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में उनको जानकारी और उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है। उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा जो जितना भी उनके लिए जो सुविधा है, वो तो दान के लिए जहाँ वाटर रिक्वायरमेंट, जहाँ वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ टारगेट ना करके, जहाँ कम वाटर अवेलेबल है उन क्षेत्रों में कंसंट्रेट करना है, क्योंकि वहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है, वहाँ वाटर लेवल ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो उन रीजन्स में किसान भाइयों को टारगेट करना पड़ेगा उसको अवेयरनेस के लिए। तो उसमें अगर ऐसा करेंगे और इंसेंटिव भी देंगे और उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ का वाटर रिसोर्सेस इस ब्लॉक्स में, इस क्लस्टर ऑफ विलेजेस में स्थिति गंभीर है,
और आपको नहीं दूसरा करना अल्टरनेट चाहिए। क्रॉप करेंगे और कुछ ऐसा अल्टरनेट क्रॉप्स है जिसमें मार्केट प्राइस थोड़ा बेटर होगा, उसको एनालिसिस करके उसी क्रॉप्स को हम सजेस्ट करें सो दैट गवर्नमेंट के ऊपर भी ज़्यादा लोड न लोड नहीं पड़ेगा। तो ये जो कंबाइंड फैक्टर्स को अगर मन में रखते हुए तो अगर हम लोग प्रणाली बनाएंगे और धीरे धीरे फेज वाइज उसको ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर जैसे धान को बड़ा ये पीछे देखा गया कई साल से लगातार चल रहा है कि धान बहुत पानी कंजप्शन करता है, लेकिन ज़रूरत भी हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत भी है। तो कितना एरिया धान का एरिया हमने देखा कि पिछले 4-5 साल में करीब 50 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है ना। घटाने की कोशिश हो रही है लेकिन 50 लाख हेक्टेयर बढ़ गया। आप देखिए पंजाब में भी धान की खेती छोड़ने पे पैसा मिल रहा है, जैसे जो आप इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 8,000 रुपये प्रति एकड़ मिल रहा है ना। तो ये ठीक है, उसी मॉडल पे जो आप कह रहे हैं सरकार बढ़ रही है, लेकिन किसान ओवरऑल अगर देखा जाए भारत में कितना 50 मिलियन हेक्टेयर एरिया धान का है आज के दिन में। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए कि वाटर मैनेजमेंट आपने सारा स्टडी किया है कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो कितना एरिया हम कम कर सकते हैं? हाँ, इसमें मुख्य रूप से हमको पूरा ग्राउंड की अंदर की सिचुएशन को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ओवरऑल एरिया देखेंगे तो ये तो बढ़त तो हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा चिंताधारण नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको रिप्लेस नहीं करना है, रिप्लेस करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो करना है, है, बिल्कुल फसल विविधीकरण करना है। हाँ, सरकार लेकिन हमको देखना है कि ये बढ़त कहाँ से आ रहा है। सपोज अगर जिस इलाका में सपोज लो लैंड्स है, जिसमें लो लैंड्स है जहाँ पैडी के लिए ज़्यादा सुविधा है और दूसरा फसल वहाँ इतना अच्छा सर्वाइव नहीं हो पाता, अगर सर्वाइव होने पर भी उसका बहुत कम यील्ड आएगा तो उत्पादकता कम होगा, तो वहाँ हम लोग दान को ही करना है। उस एंगल से मैंने बोल रहा था। उस एंगल से लेकिन अगर ओवरऑल एरिया जो हो रहा है तो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कहाँ से ये बढ़त हो रहा है। अगर ये बढ़त जहाँ बरसात कम है अगर वहाँ से आ रहा है तो उसको जरूर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। और जहाँ जो ईस्टर्न इंडिया की जो बात है, पूर्वी भारत में जहाँ पानी की रिसोर्सेस अच्छा है, बरसात की परिमाण अच्छा है, वहाँ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वहाँ दान की एरिया बढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ दान अच्छा आएगा और किसान भाइयों बहुत दान को कल्टिवेशन में ही डिपेंड होता है। जहाँ पंजाब जैसा राज्यों में हमको जरूर फसल विविधीकरण में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में भी है, ये करना पड़ेगा। तो मैं ये बताता हूँ कि एक मुद्दा है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा करना है। उसमें क्या है कि दान का एरिया जितना कम कर सकते हैं, बहुत फेज वाइज बहुत कम एरिया में हम लोग कर सकते हैं। सपोज 15% की एरिया अगर 10 से 15% बोलेंगे तो लगभग 5 से लेके 7.5 मिलियन हेक्टेयर तक हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ कम करना है वो उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया, इसको हम बोलेंगे अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस में, मतलब डायनेमिक अप्रोच रहना है, जनरलाइज नहीं करना। हाँ, और जहाँ इसका पोटेंशियल अच्छा है वहाँ बढ़ाना भी अच्छा है। जैसा कि ईस्टर्न इंडिया में है, जहाँ कौन एरिया जैसा उड़ीसा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इसमें बढ़ा सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं। पानी पर्याप्त है, हाँ पानी पर्याप्त, और भी जहाँ स्कोप है वहाँ और भी बढ़ा सकते हैं। ये है एक मुद्दा। सेकंड मुद्दा है जहाँ दान को जहाँ हम लोग स्टेबलाइज करके सोच के कि वहाँ दान ही होना है, तो उसी का दान की कल्टीवेशन में कैसा पानी रिक्वायरमेंट कम करना, इसके लिए ज्यादा इसके लिए भी काम करना, ये ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। और ताकि लॉन्ग टर्म में फिर वो संकट ना आए। किसान भाइयों को हम ये बता सकते हैं कि दान के लिए कंटिन्यूस सबमर्जेंस का हमेशा जरूरत नहीं है। तो उनको जैसा हम लोग का अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्रेनेज टेक्नोलॉजी है, वेटिंग एंड ड्राइंग, तो ये AWD टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि ये एक एक्सेस ट्यूब लगा के उसी को पानी का लेवल एक गहिरा से नीचे चलेगा तभी वो इरिगेशन करेगा, सिंचाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। तो क्या सिस्टम में एक बार दोबारा नहीं, ये हम लोग का एक एक्सेस ट्यूब होता है, मतलब जैसा कि उसमें एक पाइप, WTC का और दूसरा इवन IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी है, हमारा ICR का दूसरा संस्थान में भी, इवन हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट से भी, और वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर सबका है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग AWD बोलता है। AWD अल्टरनेट मीन्स आपने एक बार इरिगेशन दीजिए, कुछ गैप देके फिर बाद में ड्राई होगा, फिर बाद में फिर पानी का जब स्ट्रेस होने वाला है फिर आइडेंटिफाई करके किसान ने फिर इरिगेशन के लिए डिसीजन लेगा। तो क्या चीज़ बना है इसके? इसमें एक प्लास्टिक पाइप का होता है, उसमें जमीन का अंदर
मतलब धान के फील्ड के बीच में हम रखते हैं, तो उसमें देखेंगे जैसा पानी लेवल जब 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से जब डाउन हो जाता है, उसका मतलब है उस समय उनका पानी ज़्यादा ज़रूरत है। जब पानी उससे ऊपर रहेगा उस समय पानी सिंचाई देने का रिक्वायरमेंट नहीं उसमें है। सेंसर है? नहीं, सेंसर नहीं है, ये तो मैंने मैनुअल के हिसाब से बोला। मैनुअल आजकल हम लोग इसको सेंसर भी ऑटोमेशन वाला में अभी जा रहा है, वो हमने बाद में बताएंगे। किसान की जागरूकता के लिए? हाँ, जागरूकता के लिए। ये तो किसान ने जैसा कि देख उसको के सिंचाई कब करना है? सिंचाई जब पानी लेवल जब वो 20 सेंटीमीटर से नीचे चला जाएगा तब वो करेगा। मतलब जैसा उसमें देखेगा, वो डेप्थ देख के, वो डेप्थ जब नीचे चला जा रहा है, एक लेवल से नीचे हम लोग मार्किंग करते हैं, अच्छा। उससे नीचे जब जाता है तभी वो सिंचाई की जरूरत होता है। तो इस तरह का एक बताया। देन सेकंड एक है कि आजकल आपने सुने होंगे डीएसआर पद्धति में, डायरेक्ट सीडिंग वाला, डायरेक्ट सोइंग वाला। तो इस डीएसआर पद्धति में क्या है कि पानी रिक्वायरमेंट आपका ट्रांसप्लांटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसमें बहुत पानी, बिकॉज पानी का जो पैडी का जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसमें ट्रांसप्लांटिंग का अच्छा ज़्यादा वाटर उसी में ज़्यादा लगता तो उसमें कंट्रोल होता है। तो इसमें भी उनको बहुत अच्छा वाटर रिक्वायरमेंट को कम करने पैसा भी दे रही हैं काफी। हाँ, इसके साथ भी और भी कुछ प्रैक्टिसेस, जैसा पैडी के अंदर में मॉइस्चर को, मतलब जैसा मॉइस्चर कभी स्ट्रेस नहीं होगा पौधा के लिए, और लेकिन अच्छी तरह से उत्पादकता भी होगा, तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा। और तीसरा है जैसा अभी बासमती राइस में जैसा हम लोग अभी डीएसआर पद्धति में इवन ड्रिप सिस्टम में भी उसको अच्छी तरह से रिजल्ट आ रहा है। पैडी में ड्रिप सिस्टम नॉट फॉर टोटल लो लैंड पैडी, जो हम लोग जो ट्रांसप्लांटेड के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं जो डीएसआर पद्धति में जो दान है उसमें ड्रिप के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। अभी ये फर्दर वैलिडेशन करके लार्ज एरिया में लेकर जा सकते हैं, इसमें भी स्कोप है। मेरा कहने का मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि दान की एरिया हम लोग थोड़ा ही कम कर सकते हैं, जितना फसल विविधीकरण में वो करना तो चाहिए। और उसमें हमको देखना, जैसा आपने बताया, डायनेमिक प्रणाली अप्रोच रख के करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास 80% और 85% जो प्रेजेंट पैडी एरिया का तो रह जाएगा। तो उसके लिए भी हमने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसका पानी रिक्वायरमेंट को कम करना है। कैसे करना है, उसमें इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में ध्यान देंगे तो उसमें ज़्यादा पानी बचत हो जाएगा। तो उसमें बहुत एडवांटेज फार्मर्स के लिए भी रहेगा और हम लोग का भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस से भी लिंक है। जैसा अपने जलवायु परिवर्तन में आप जानते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस इंडिया में ज़्यादा मीथेन का प्रॉब्लम है, नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O का भी है। तो इसमें क्या होगा, जहाँ सबमर्ज्ड पद्धति में जो पैडी होता है उसमें ज़्यादा मीथेन इमिशन होता है, जिसमें पानी ज़्यादा। हाँ, अगर पानी अगर स्टैग्नेशन नहीं रहता है, जब अल्टरनेट पद्धति जो हम बात कर रहे हैं उसमें तो फील्ड में तो ज़्यादा समय पानी नहीं रहता है, तो इसमें कम होगा। तो इसमें क्या है, एक तरह से वाटर रिक्वायरमेंट भी कम कर रहा है, उसके साथ आपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी कम कर रहा है। तो कार्बन क्रेडिट भी ले सकते हैं। हाँ, तो इको फ्रेंडली अप्रोच में ये काम होगा। तो पानी का जैसा हम बात कर रहे हैं, ये पानी साइकिल मैंने पहले बताया था, उसको समझना और उसको समझ के हम लोग कैसे सोसाइटी बेनिफिट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के बेनिफिट के लिए, इको फ्रेंडली अप्रोच के लिए हम उसको यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दो फसलों पे नीति आयोग ने भी पहले चिंता जाहिर की थी, गन्ना और धान। तो अगर देखा जाए दोनों में सबसे ज़्यादा पानी का कंजप्शन किस में है? एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों मेजर क्रॉप हैं और महाराष्ट्र में पिछले साल तो सूखा पड़ गया था, काफ़ी नुकसान हुआ। तो महाराष्ट्र भी सफ़र कर रहा और इधर धान वाला पंजाब भी सफ़र कर रहा, दोनों पानी से सफ़र कर रहे हैं। और दोनों में ये चैलेंज है, महाराष्ट्र में भी गन्ना निकलता है तो बहुत सारे किसान सफ़र करेंगे, पंजाब में धान निकलता है तो बहुत सारे सफ़र करेंगे। तो दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों को लोग, सोसाइटी में एक पूरा एक वर्ग है जो विलेन दोनों को बना रहा। तो दोनों में सबसे ज़्यादा पानी का कंजप्शन किस में है? नहीं, दोनों में तो एक्चुअली फसल के हिसाब से बात करेंगे तो गन्ना का ज़्यादा है। अच्छा। तो उसका आपका रेंज आएगा लाइक 2000 से लेके 2400 2400 मिलीमीटर्स तक है। क्योंकि उसमें गन्ना में क्या है कि हम लोग का एक साल ही क्रॉप है, एक साल का लिए, और थोड़ा अधिक वाला को 8 साल ही बोलता है और थोड़ा कम वाला को कम साल ही बोलता है। तो उसका जो लाइफ साइकिल जितना है लगभग 1 साल का। तो जिसका ज़्यादा है तो उसको 2400 मिलीमीटर्स तक जाएगा,
बहुत कम वाला को 1800 से 1800 तक आएगा। मतलब लगभग आपने 2000 बोल सकते हैं 2000 से 2400 का उसका रिक्वायरमेंट है सालाना। हाँ सालाना, मतलब पूरा पूरा उसका क्रॉप का पूरा फसल का। और जैसा दान के लिए जो है ये आपका 900 मिलीमीटर से लेके 1300 मिलीमीटर तक इनका रेंज है। अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो 1000 से 1200 हम जनरली बोलते हैं दान के लिए। लेकिन दान की जो ड्यूरेशन है कम है, तो दान की जो ड्यूरेशन है इसमें भी वैरायटीज का अंतर है। जैसा कि फिर भी ज़्यादा वैरायटीज को ध्यान में रखते हुए आप 120, 130, 140 ये ज़्यादा एरिया है। जहाँ जैसा हम लोग का वाटर लॉक्ड एरिया होता है जैसा ईस्टर्न इंडिया में, उसमें जो इसके लिए क्षमता हो के वाटर लॉगिंग टॉलरेंट वेराइटीज है उनका ज़्यादा होता है, उनका 160 डेज तक भी दान का जाता है। लेकिन उसका अमाउंट जो है ना कम एरिया कल्टिवेटेड एरिया कम है। तो ये है बात, दोनों वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा लेता है, लेकिन दान का जीवन चक्र से गन्ना का जीवन चक्र जो है बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के गन्ना अगर पर डे के हिसाब से नहीं, अगर आपने टोटल क्रॉप के हिसाब से देखेंगे तो शुगर केन का ही आएगा। अच्छा, शुगर केन का ज़्यादा आएगा। तो वैसे तो ये तो मुद्दा ये शुगर केन, तो वहाँ भी हम यही बताएंगे कि जहाँ इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, हम इसको बोलेंगे जनरली साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑप्टिमल इरिगेशन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मीन्स जैसा हम लोग प्रोग्राम का जो शेड्यूल करते हैं ऐसे ही सिंचाई कब देना चाहिए, कब कितने बार देना चाहिए, ये एक प्रणाली होता है। तो इसी के हिसाब से अगर किसान भाइयों को लार्ज स्केल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो जनरली वो जितना सिंचाई देना है उससे ज़्यादा दे रहा है तो उसको वो लोग थोड़ा कम देंगे और उत्पादकता तो अच्छी आएगी, मतलब जो ओरिजिनली जितना ज़रूरत है उतना ही देंगे। और इतना लार्ज एरिया में जैसा 5 मिलियन हेक्टेयर का एरिया शुगर केन का है तो लगभग उसमें उनका 50 मिलियन, मतलब 50 मिलियन जैसा दान का तो 50 मिलियन हेक्टेयर है, मैं गन्ना की बात कर रहा हूँ, गन्ना का लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर है। तो उसमें भी आपका जैसा वाटर रिक्वायरमेंट जितना ज़रूरत है उतना ही उसको ऑप्टिमाइज्ड इरिगेशन शेड्यूलिंग पद्धति फॉलो करेंगे तो किसान भाइयों बहुत अच्छी तरह से उसमें बचत कर सकते हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी। सरकार ने और उसमें ड्रिप इरिगेशन का भी बहुत अच्छा रोल है, अच्छी तरह से ड्रिप सिस्टम में अगर लगा देगा तो बहुत अच्छा ये होगा। हम लोग ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। हमने वो देखा है, आप लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि कम से कम पानी इस्तेमाल हो। तो लेकिन मुद्दा ये आता है कि हमने जो जनरल एक अप्रोच देखा किसानों में, तो फ्लड इरिगेशन करते हैं आज भी। मैं भी गांव से आता हूं। नहीं, दान और गेहूं में अभी भी फ्लड ही मैक्सिमम है। फ्लड इरिगेशन है ना, पारंपरिक तौर पे करते हैं, उसमें ड्रिप में नहीं गए हैं या और भी दूसरा जो तौर तरीका है उसमें नहीं गए हैं। तो इतना बड़ा एरिया है, करीब 140 मिलियन हेक्टेयर हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, नेट कल्चरेबल एरिया। हाँ, इतना है, इतना बड़ा एरिया है और मुश्किल से अभी हम 100 लाख हेक्टेयर हम ड्रिप इरिगेशन में इससे ज़्यादा है। अभी तो हम लोग का माइक्रो इरिगेशन का टोटल अभी 16.7 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया। अच्छा, माइक्रो इरिगेशन का तो माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों में आता है। ओके, तो उसमें 9 मिलियन हेक्टेयर्स तक स्प्रिंकलर है। दोनों में अभी एरिया के हिसाब से स्प्रिंकलर की एरिया भारत में ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद 17.7 मिलियन हेक्टेयर 7.7 मिलियन हेक्टेयर्स ड्रिप का है। दोनों मिला के 16.7 मिलियन हेक्टेयर से और भी रिवाइज करेंगे भारत सरकार टाइम टू टाइम, बट लगभग आप सोच सकते हैं 17 मिलियन हेक्टेयर 17 मिलियन हेक्टेयर जो है अभी हम लोग रीच हो चुका है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसको। जैसा किसान को कैसे हम समझा पाएंगे? नहीं, जैसा आप बता रहे हैं ना, नहीं जैसा मैंने बता रहा हूँ, इसमें भी जैसा पहले हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि एक डायनामिक अप्रोच लेना पड़ता है, ऐसे इसमें भी आपको समझना चाहिए कि किस फसल में ड्रिप पद्धति अच्छा चलेगी। अच्छा, जैसा कि उसके लिए तो हम लोग एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। तो जैसा आपने जो सरफेस इरिगेशन की बात की है, जैसा नहर क्षेत्र में जैसा पानी सरफेस पद्धति फ्लडिंग पद्धति में जो जाता है तो उसमें तो दान तो मेजर क्रॉप है, तो खरीफ सीज़न में और रबी सीज़न में भी उसका उगाते हैं। तो दान, वीट, ये सब जो फूड सिक्योरिटी क्रॉप्स है इसके लिए मैक्सिमम अभी सरफेस इरिगेशन में चलता है। तो सरफेस इरिगेशन में उसमें हम लोग ये नहीं बोल रहा है कि उसमें ड्रिप से डायरेक्ट हम लोग अभी डायरेक्ट करेंगे, लेकिन हम लोग का जो अभी जो आवश्यकता है फ्यूचर में, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज के ऊपर हमारा प्रेशर है, धीरे धीरे कुछ प्रोपोर्शन सरफेस से थोड़ा अगर करने की स्थिति है, इस तरह की फसल दान फसल में भी
फ्यूचर में जो स्कोप को देखते हुए, जैसा DSR पद्धति में थोड़ा एरिया में अगर ड्रिप सक्सेसफुल हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है हम लोग उसमें जाएंगे। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा ड्रिप और स्प्रिंकलर का है, जो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए है। जैसा जैसे वाइड स्पेस्ड क्रॉप्स है, तो जैसा दूसरा फसल है, जैसा आपका दूसरा क्रॉप्स में भी ऑयल सीड्स है, और उसमें भी अच्छी तरह से आप ड्रिप कर सकते हैं। अभी पल्सेस में भी हम लोग ड्रिप का अभी सक्सेस देख रहा है। देन मिलेट्स में भी, मिलेट्स हम लोग सोचते हैं कि ओनली रेन फेड क्रॉप है, लेकिन उसमें भी अभी जब इंटरनेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुआ है, हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया है, तो 2023 में उसमें हमारा IRA की तरफ से भी, हमने ऑर्गेनाइजेशन में ICR की तरफ से भी हेल्प हुआ था। तो भारत सरकार का प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने उनका जो इनाग्रेशन किए थे। उस कॉन्फ्रेंस में एक बात बाहर आया था, जब डिस्कशंस हो रहा था मिलेट्स को कैसे हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग करना है इसका प्रॉस्पेक्ट्स को, तो उसमें क्या है कि मिलेट्स का जो एरिया है ज़्यादा रेनफेड है, बहुत कम इरिगेटेड में है, लेकिन अभी प्रेजेंट इरिगेटेड एरिया से इरिगेशन को बढ़ाने के लिए भी बात हो रहा था। इसलिए हो रहा था क्योंकि मिलेट्स का प्रोडक्शन तो बड़ा है, लेकिन एरिया ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। वो ओवर द रिसेंट ईयर्स में थोड़ा कभी कभी कम भी हो रहा था। तो प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा है कि उसका उत्पादक प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, पर एरिया ये बढ़ा है। तो उसमें ज़्यादा ब्रीडिंग का रोल था, उसके बाद एग्रोनॉमी का रोल था, उसमें वाटर मैनेजमेंट का है। लेकिन वो अभी क्या बोल रहे हैं कि एक स्टैग्नेशन होने वाला है उसमें, और भी उस बढ़त को अगर मेंटेन करना है प्रोडक्टिविटी में, हम अभी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा इरिगेटेड एरिया को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली सोच के उसमें अब जैसा सोरगम और पैरेलल मिलेट है, जैसा कि बाजरा, इन दोनों का अगर आप देखेंगे तो 12 से लेके 15% के बीच ही इरिगेटेड एरिया है उनका, कल्टिवेटेड एरिया में। तो उसको हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 25 से 30 तो कर सकते हैं, रिमाइनिंग तो रेनफेड में ही रहेगा। तो ये टोटल तो इरिगेटेड तो नहीं होगा। तो अगर उतना ही बढ़ाएंगे तो भी बहुत फर्क आएगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इस तरह का डायनेमिक अप्रोच जरूरी है। तो इसमें आप उसमें सोरगम है, बाजरा है, उसमें हम लोग अभी वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IRI की तरफ से एक हम लोग मल्च के साथ इंटीग्रेट करके, अदरवाइज भी ओनली ड्रिप के साथ हम लोग उसको उत्पादकता बहुत बढ़ाने का संभावना को देखा, अच्छी तरह से रिजल्ट्स आ रहा है। तो फ्यूचर में ये एडॉप्शन में जाएगा, क्योंकि ये आज सडनली तो एडॉप्शन नहीं होगा, धीरे धीरे एडॉप्शन बढ़ेगा। हम लोग पहले स्टैंडर्डाइज करके देन उसके बाद फार्मर्स को अवेयरनेस क्रिएट करने में भी अच्छी तरह से प्रयास करेंगे, तो ये आगे जाएगा। तो ये क्या है, फाइनली कहने का बात ये है कि अलग अलग फसल का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसा धान, गेहूं, इसके लिए आपने जैसे बताया फ्लड इरिगेशन बहुत कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन उसमें कुछ प्रोपोर्शन जहां पॉसिबल है, जहां उस तरह का लैंड सिस्टम है, जैसा DSR टाइप का पद्धति में ड्रिप को थोड़ा एरिया में हम कोशिश कर सकते हैं। नहीं, अभी तो एडॉप्शन में ज्यादा नहीं गया है, बट रिसर्च ट्रायल्स में सक्सेस हो रहा है। अभी एडॉप्शन में जाएगा। जैसे अभी ड्रिप का जो है, ड्रिप और स्प्रिंकलर का जो है, ये ज़्यादातर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है इसमें सक्सेस है। तो अभी रिसर्च में, इवन फील्ड क्रॉप्स में भी, नॉट लाइक राइस और व्हीट जैसा, उसको छोड़ के रिमाइनिंग फील्ड क्रॉप्स में भी इनका तो चल रहा है। रिसर्च में क्या ये धान, गेहूं और गन्ने में भी ये ड्रिप का रिसर्च चल रहा है? हाँ, रिसर्च चल रहा है। तो सफल है? हाँ, सफल तो है। हम लोग जैसा कि सब सरफेस ड्रिप फेर्टिगेशन बोलता है, तो उसमें हमारा अपना खुद का ट्रायल्स में भी हमने देखा, व्हीट का भी उसका सक्सेस आता है, मेज का भी आता है। व्हीट और मेज, गेहूं और मेज, मक्का का, उसका सक्सेस आता है। रादर वाटर यूज एफिशिएंसी में अच्छी तरह से बढ़त हो रहा है। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, क्योंकि उसमें हम लोग लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर को पानी के द्वारा दिया जाता है, उसी को हम फेर्टिगेशन बोलता है। तो उसमें उसका भी अच्छी तरह से हो रहा है रिजल्ट। लेकिन फार्मर्स को लार्ज स्केल में इसको लेकर जाने में जो अभी भी बहुत स्कोप है। धान का भी आप लोगों ने रिसर्च किया? धान का किया है, अभी वो फर्दर एडॉप्शन में नहीं गया, अभी जाएगा, अभी हमारा तरफ से जाएगा। तो ये एनकरेजिंग है, ये नई बात है, बिल्कुल कोशिश जारी है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि टोटल 50 मिलियन हेक्टेयर का दान के नहीं लिए जाएगा। हम लोग बहुत कम एरिया में अभी धीरे फ्लड इरिगेशन का ही रहेगा। हाँ, अभी क्योंकि ऑटोमेशन का भी आ रहा है। जैसा हमने दान में आपने जो सही बोले थे, जैसा फ्लड इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, रादर फ्लड से ज़्यादा बोलेंगे सरफेस इरिगेशन, जो सरफेस इरिगेशन का जो पद्धति में जो दान का ज़्यादा उगाते हैं, तो उसके लिए हमने ऑटोमेटेड सरफेस इरिगेशन सिस्टम को एक डेवलप किया है। वो भी अभी एडॉप्शन में जाने वाला है। तो वो IRA में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से, उसमें क्या है कि फार्मर को, किसान को, जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो है वो फील्ड में
लगाना पड़ता है, तो वो मॉइस्चर को सेंस करेगी। अच्छा, जब मॉइस्चर एक लेवल से नीचे चला जाएगा वो इंडिकेटर होगा, जब जब क्रॉप स्ट्रेस में हाँ आएगी। स्ट्रेस आने वाला है, उससे बिफोर जो है ना वो सिग्नल दे देगा। वो कम्युनिकेशन यूनिट जो है वो जाके एक कंट्रोल यूनिट है उसमें, वो कंट्रोल यूनिट के पास मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद इसका एक चेक गेट है, वो गेट जो है ना वो सडनली नीचे कनेक्ट होकर रहता है, वो उठ जाएगा तो जो फील्ड चैनल से जो पानी फील्ड में जाना है वो फील्ड में पानी जाएगी। फील्ड में पानी जाने के बाद जितना समय थोड़ा पानी देने के बाद वो सैचुरेशन लेवल रीच हो जाएगा और एक्सेस ज़रूरत नहीं है, तब वो फिर रिवर्स सिग्नल फिर जाएगा। जाने के बाद वो जो ऊपर उठ गया जो है ना जो आपका जो गेट है चेक गेट, वो फिर नीचे चला जाएगा, तो पानी फिर फील्ड चैनल के को पास जब जरूरत है उतना ही जैसे जाएगा। इंसान को जब प्यास लग रहा तभी वो पानी पी रहा, हाँ हाँ, तो क्रॉप को भी इसी तरह से जब इसी तरह से सेंसर बेस यस यस, सेंसर बेस्ड वाला है, ऑटोमेशन सिस्टम है। एआई और वो सब। हाँ ये ऑटोमेशन सिस्टम है, इसको अभी बहुत अच्छी तरह से अभी हमारा रिजल्ट आया, अभी इसको एडॉप्शन में जाना है। तो मैंने आपको मतलब रिसर्च में तो ये रिजल्ट है। हाँ रिसर्च में रिजल्ट है, क्योंकि अभी आजकल डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए भी भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से उसको सपोर्ट दे रहा है, तो उसी के अंतर्गत हम इसको भी करना है। हमने इवन भारत सरकार को जैसा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, जैसा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्होंने एक इरिगेशन रजिस्ट्री डेवलप किया था, उसमें भी हमने हमारा इरिगेशन क्या? इरिगेशन रजिस्ट्री मतलब उसमें क्या है कि बेसिकली क्या क्या सिंचाई के पद्धति होना चाहिए, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस सिस्टम है, जैसा ग्राउंड वाटर के द्वारा जो सपोज देंगे तो किस तरह की सिस्टम देना है, ड्रिप कहाँ ज़रूरत है, कहाँ स्प्रिंकलर ज़रूरत है, कहाँ सरफेस सिस्टम वाला में जैसा चेक बेसिन सिस्टम बोलता है, बॉर्डर स्ट्रिप बोलता है, इस तरह का क्या क्या पद्धति होना चाहिए और कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिफरेंट अलग अलग राज्यों से ये पूरा चर्चा करके उसके लिए एक रजिस्ट्री डेवलप किया, सो दैट वो डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए फ्यूचर के लिए पूरा रिकॉर्ड रह के उसकी हिसाब से प्रणाली बनेगी। अभी वो भी चल रहा है अभी। तो ये है। अच्छा, एक आपने शुरू में बात बताई थी वो इसी से रिलेट करती है। आपने कहा कि जो एग्रीकल्चर में पानी की रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले इंडस्ट्री में ज़्यादा बढ़ेगा, तो अभी एग्रीकल्चर में जो कितनी रिक्वायरमेंट होती है और उसमें क्या इंडस्ट्री में क्या है जो बैलेंस है, वो एक बार मैं जानना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि एग्रीकल्चर में कहा जाता है कि भाई 90% उनका FAO की भी रिपोर्ट है कि भाई 90% जो पानी है हमारा ग्राउंड वाटर वो एग्रीकल्चर में जा रहा है। तो एग्री सेक्टर ज़्यादा बदनाम है पानी का टैप करने में, पानी का दोहन करने में। इंडस्ट्री का आप कह रहे हैं कि काफ़ी बढ़ने वाला है, तो वो क्या मैं बताऊंगा। एक्चुअली सर इसको समझने के लिए पहले 1 मिनट हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरा भारत में वाटर रिसोर्सेज जो है, हम लोग जैसा मैंने बरसात का जो 1200 mm को 328 मिलियन हेक्टेयर्स का ओवरऑल इसको कन्वर्ट करके हम देखते हैं जो 4000 BCM की है। 4000 BCM जो पानी जो है जो वाटर रिसोर्सेज के बिलियन क्यूबिक मीटर्स, तो ये 4000 BCM के अंदर में हम लोग का जितना भी रिवर सिस्टम है इसका जो पोटेंशियल जो है वो 1869 वाला BCM में आता है। बिकॉज हमारा अलग अलग अंडुलेशन है, जैसा स्लोप डिफरेंस है, तो फाइनली पानी जो है ना नदी की जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज का ओवरऑल जो हमारा स्थिति को देखते हुए 1869 BCM का इसका हम लोग का हिसाब हुआ था। उसी का अंदर में जो रियली यूटिलाइजेबल है वो है 1123 BCM, मीन्स 1123। ये 1123 BCM में 690 BCM सरफेस वाटर से आता है और रिमेनिंग ग्राउंड वाटर से आता है। 433 BCM जो है ग्राउंड वाटर से आता है। इसको इसलिए समझना जरूरी है, ये अगर आप समझ लेंगे तो ये जो है सप्लाई की साइड से हमको देखना चाहिए। इतना हमारा पास सप्लाई, घर में अगर कुछ बजट करना है हम लोग को, पहले हमारे पास कितने रिसोर्स है, देन हम लोग का रिक्वायरमेंट वाला देखेंगे, इसे बैलेंस करते हैं। तो इसमें ये है स्थिति सप्लाई की तरफ से। डिमांड की तरफ से देखेंगे तो हमारा पास मेनली डिमांड जाता है एग्रीकल्चर के लिए, जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर पूरा ज़्यादा ये लेते हैं। उसके बाद आपका इंडस्ट्री है, एनर्जी सेक्टर है और डोमेस्टिक कंजम्पशन और लाइव स्टॉक, ये सब का भी रिक्वायरमेंट्स है। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि जैसा 85%, आप 90% बोले, एर्लियर 90% था, अभी वो 85, 84, 83, 82% तक ये, क्योंकि जैसा आप जानते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP
और जीएपी बात करें, जीएवी में बात करेंगे, वो क्या होता है कभी कभी दूसरा सेक्टर का ग्रोथ रेट ज़्यादा होके प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता रहता है। सिमिलरली इसमें भी एग्री में जैसा एनर्जी इंडस्ट्री और जो मैंने बोला डोमेस्टिक का, इस स्पेशली एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर फास्टर ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि एक्सटेंट ऑफ दिस वन, एक्सटेंट जो आंकड़ के हिसाब से अभी एग्रीकल्चर इरिगेशन का अभी भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका जो दूसरा वाला ग्रोथ रेट है, जैसे एनर्जी सेक्टर का ग्रोथ रेट बहुत आगे जाने वाला है और सिमिलरली इंडस्ट्री का भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसको तो हमको सपोर्ट करना ही है, पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को, तो उसको सपोर्ट करना है, तो उनका वाटर रिक्वायरमेंट तो वो ले लेगा, उतना वाटर रिक्वायरमेंट वो उतना बड़ा तो उसका ग्रोथ रेट में है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट से ज़्यादा बहुत हाई लेवल में ग्रोथ रेट होगा, लेकिन उसका प्रेजेंट आंकड़ कम है ना, आंकड़ से वो और बढ़ जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो शेयर है, जो इरिगेशन का जो शेयर है, वो अराउंड 72% तक कम होने वाला है बाई 2050। अच्छा, तो अभी के जो ये जो अनदर 90% 25 वर्ष में हम ये समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो प्रोपोर्शन है ये 72% तक आ जाएगा। बस इनके पास वो ओवरऑल में 80% भी नहीं रह पाएगा। तो अगर ये 72% में आता है, बट एट द सेम टाइम आबादी तो बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ रहा है, जब 167 करोड़ तक उस समय एस्टिमेशन है, तो उसको फूड रिक्वायरमेंट को करना भी हमारा कर्तव्य है। तो उसको मीट करना है तो कम वाटर रिसोर्सेज के साथ बढ़ते हुए आबादी का फूड रिक्वायरमेंट को मीट करना है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना कम वाटर रिसोर्सेज को, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो समस्या, जो चुनौती आ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम कैसे इसको फीड करेंगे हमारा पॉपुलेशन को, ये बड़ा कर्तव्य है। तो उसमें हम ये बता रहे हैं कि जब इसका लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज को उतना ही, मतलब हम लोग रैदर बढ़त होने वाली पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है फूड सिक्योरिटी के एंगल से, हमारा पास एक ही ऑप्शन है, वाटर यूज एफिशिएंसी को अभी जो 38 to 40% है, इसको बहुत आगे लेकर जाना है। इसलिए हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव ईयर है, जैसा 1947 के बाद 100 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन है 2047 एक बार ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि आम आदमी, आम किसान समझ ले, वाटर यूज एफिशिएंसी आप कह रहे हैं कि 30% है, 38% 38% है। 38%। इसका मतलब क्या है, एक बार ये समझा दीजिए। इसका मतलब क्या है? वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब ये है कि बेसिकली ये सेंट्रल वाटर कमीशन की आंकड़ से हमने ये बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है कि भारत में जैसा नहर क्षेत्र है, ये बहुत अच्छी तरह से इनका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसा कैनाल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग रिजर्वायर्स, जैसा डैम्स क्रिएट किया है, मेजर इरिगेशन डैम्स, तो इरिगेशन डैम से जो पानी आएगा, वो पानी जब वो वहाँ से एक चैनल होके जब कैनाल्स में आएगा, तो वो जो चैनल में जो आते हुए उसका लॉसेस होता है। आपका किसान ने अपना फील्ड में जो फसल को उगा रहा है, लेकिन पानी वहाँ तक पहुँचने से पहले उनका जो फर्स्ट जो सप्लाई है वो डैम से होता है। तो डैम में क्या होगा, डैम में जितना पानी डिज़ाइन करता है, डैम का कैपेसिटी डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें इतना पानी का स्टोरेज, जैसा BCM हम MCM की बात करेंगे तो क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से वो होता है। तो उसमें एक पहले सेंट्रल वाटर कमीशन की मेथोडोलॉजी से पहले प्रोजेक्ट इफिशिएंसी बात करते हैं। तो जैसा जितना डिज़ाइन किया उसमें कुछ लॉस वो उसमें चला जाएगा, वो प्रोजेक्ट एफिशिएंसी में जाता है। उसके बाद जब पानी कैनाल के द्वारा फ्लो हो रहा है, उस समय क्या होगा, पानी जो है ना, एक साइड में लॉस हो सकता है सीपेज होके, थोड़ा नीचे भी अगर लाइनिंग नहीं है तो नीचे भी चला जाएगा पर्कुलेशन होके। और पानी जब ऐसा पानी ऐसा जा रहा है जो तापमान के कारण तो उड़ेगा, जो एवापोरेशन में जाता है। ये तो इसका मतलब है कि अगर 100 लीटर वहाँ छोड़ रहा है, उसमें आपका फील्ड तक जाने में 38 उतना तो नहीं जा रहा है ना। तो इसका भी अकाउंट फॉर करता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेयंस लॉसेस को अकाउंट फॉर करके कन्वेयंस एफिशिएंसी बोलता है उसको। उसके बाद जब फील्ड में जब जाता है, वहाँ फील्ड वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलता है। तो वहाँ क्या है कि फसल के पास जब जाने में, ये मैंने जैसा बताया था पहले, जो चेक सिस्टम, ऑटोमेटिक चेक बेस, अभी जो फील्ड में जब एंटर कर रहा है, एंटर करने के बाद भी थोड़ा वाटर कोर्सेस के द्वारा जाएगा, जाके वहाँ भी कुछ लॉसेस होता है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देन क्रॉप के पास गया, क्रॉप के पास जाने के बाद क्रॉप ने पूरा, फसल ने पूरा इसको लेगा नहीं, वहाँ भी एफिशिएंसी लॉस होता है। तो ये सबको अकाउंट फॉर करके, तो कुल मिला के ये है कि 100 लीटर पानी अगर किसी सोर्स से चला,
वो आपको एंड यूजर अराउंड 40 लीटर तक की 38 इसका हो 40 रहा है। लीटर पहुंचे। लेकिन ये हमने कैनाल के बेसिस में बता रहा है। कैनल अगर परसेंट आपने तक हमें ले जाना है ये ना, इसको तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं 65 to 70% फ्यूचर के लिए। फ्यूचर मतलब 2047 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 100 ईयर्स आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए। अच्छा तो इसके लिए फर्स्ट मुद्दा है जो कन्वेंस लॉसेस जो हो रहा है उसको हम कंट्रोल करने के लिए तो क्या नहर का सिस्टम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए एक प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क को हाँ लेकर वही मैं चाह रहा था कि नहर सिस्टम क्या नहरों से सिंचाई का सिस्टम कुछ बदलने वाला है बदलने वाला है। क्या होगा उसमें ये जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से बहुत अच्छी प्रयास हो रहा है। उसमें क्या है, प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क PPIN बोलते हैं। ये PPIN का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प होगा। उसमें क्या होगा कि जैसा ओपन सोर्स में जो पानी जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल में बाद में जो फील्ड चैनल्स में जो ओपन जो है वो ओपन में नहीं रहेगा, ये पाइप सिस्टम आएगा। ये पाइप के अंदर में पानी जाएगी मेन नहर से खेत तक हाँ, मतलब पाइप से जाएगी, जिसमें बड़ा पाइप जो डिपेंडिंग अपॉन दी आपका जो पॉइंट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर से आपका मेन कैनाल वहाँ जो है ना वो बड़ा वाला मोटा वाला पाइप चाहिए, बड़ा पाइप सिस्टम जाएगा। तो उसके बाद जो वहाँ से फील्ड चैनल के पास थोड़ा नॉर्मल वाला पाइप चाहिए। उसके बाद तो फील्ड के अंदर में तो अगर फसल ड्रिप के लिए अच्छा है जैसा हम लोग बात कर रहे हैं तो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर को सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ सरफेस सिस्टम। अगर ये कब तक बदलने का प्लान है? ये अभी जल शक्ति मंत्रालय ने अपना प्रपोजल सबमिट किया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को। अच्छा, जो मैंने जिसमें आप भी हैं। हाँ, जिसमें फार्म इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम्स का एक FAD 17 का सेक्शनल कमेटी है, उसमें मैं चेयर करता हूँ। तो उसमें उनका प्रपोजल आया है। हम लोग अभी उसका स्टैंडर्ड्स डेवलप करने का, बिकॉज वो प्रोटोकॉल होता है, उसको करने के बाद हम उसको फील्ड में लेकर जाएंगे। मतलब जल शक्ति मंत्रालय बहुत अच्छी तरह से इसके लिए प्रयास कर रहा है। ये बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी वाटर यूज एफिशिएंसी में। मतलब ये दर्शकों को, किसानों को, सबको जानने वाली ज़रूरत है कि पानी खेती में सबसे ज़्यादा लगता था भूजल का, लेकिन देखिए वैज्ञानिक कम पानी वाली फसलें डेवलप कर रहे हैं, कम पानी वाली फसलों को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे मक्के का एरिया पिछले 5-6 साल में 20-22 लाख हेक्टेयर बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। तो मक्के का एरिया, क्योंकि मक्के में पानी कम लगता है। और इसी तरह से जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो पानी नहरों के जरिए जा रहा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी खेतों तक पहुँचे, जो कहीं से आ रहा वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा खेतों तक पहुँचे, इसकी भी कोशिश हो रही है। ड्रिप इरिगेशन के जरिए कोशिश हो रही है। ये कोशिश हो रही है कि धान, गेहूँ या गन्ने जैसी जो फसलें हैं, मक्के जैसी जो फसलें हैं, वो भी ड्रिप इरिगेशन के जरिए हो। कुछ एरिया हम कोशिश करें तो कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह से खेती में पानी कम से कम लगे। अभी देखिए पंजाब में पूसा 44 जो 150 दिन से ज़्यादा की उपज है वो बैन की गई है। तो कोशिश हर तरफ से जारी है। एक लास्ट में चलते चलते आपसे एक जानकारी चाह रहा हूँ, क्योंकि आम लोगों का वो सवाल है। ये तो खेती पे हमने बहुत बात की कि सबसे ज़्यादा कंटिमिनेशन जो पानी में प्रदूषण है, खराब पानी है, वो किस जगह का है और किस वजह से ये हो रहा? तो एक्चुअली इसमें हमने अभी तक जो कंसंट्रेट किया मात्रा के बारे में, जैसा कि स्टोरेज की बात हो रहा था, उसमें इरिगेशन सेक्टर की ज़्यादा बात हुआ था। तो भूजल की जैसा वाटर लेवल की डाउन की बात हो रहा था, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करना है। तो उसमें एक है कि कंजंक्टिव यूज़ कर सकते हैं, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को थोड़ा अगर मिक्सड करके थोड़ा ही करेंगे तो उसका ऊपर दबाव कम होगा। इसके साथ वर्षाधार ज़मीन में भी, जिसमें हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं किया लेकिन वो भी ज़रूरी है, वह वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, वाटरशेड अप्रोच में कैसे हम मजबूत करना है। स्पेशली फार्म पॉन्ड है, अभी भारत सरकार की तरफ से अमृत सरोवर योजना की जो बहुत अच्छी तरह से उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जैसा हम लोग 50,000 अमृत सरोवर क्रिएट करने के टारगेट लगा है, लेकिन अभी 68,000 से भी ऊपर आइदर न्यू अमृत सरोवर या नहीं तो रिनोवेशन होके जैसा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा के हम लोग किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीज़ क्योंकि ये मात्रा से ज़्यादा आपने जो क्वालिटी की बात किया है। लेकिन आपने जैसे ये जो अमृत सरोवर की बात करी है, अमृत सरोवर की बात हो रही, लेकिन गांव में जो पुराने जोहड़ थे, पुराने तालाब थे, सब कब्जा हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा, सारे राज्य सरकारों को कह रहा, बार बार कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को और भी लोगों को, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन जो कब्जा है, जो एक माइंडसेट क्या हुआ कि पूरा जो वाटर बॉडी है गांव से वो ख़त्म सी हो गई।
अब नई जनरेट करने की कोशिश हो रही है या पुरानी को फिर से रीजनरेट करने की कोशिश हो रही है, ये तो एक अलग इशू है। ये जो मुद्दा है दूषित पानी का, नहीं, वो इसी से लिंक है। मैं इसीलिए बताना चाह रहा था। एक्चुअली हम लोग को अभी पोल्यूशन की जो बात हो रहा है, वाटर पोल्यूशन की जो बात हो रहा है, उसमें कुछ हेवी मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और खासतौर पे आर्सेनिक वगैरह। हाँ, तो उसको हम लोग कल्टीवेशन में भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट्स होता है, उससे ज़्यादा हम लोग अलाउ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पानी का ऊपर दबाव भी है, जैसा मैंने बताया, वाटर रिसोर्सेज कम हो रहा है, तो हमको इस पानी को भी, जैसा वेस्ट वाटर हो या जैसा भी अपने पोल्यूटेड वाटर को अगर ट्रीट करें और ट्रीट करने के बाद अगर वो सेफ लिमिट में है, ये जो हेवी मेटल्स है, दूसरा जो भी सब्सटेंसेस है, अगर वो सेफ लिमिट में है तो फिर हम सिंचाई में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, आपको कुछ डाइल्यूशन करना पड़ता है। डाइल्यूशन मीन्स अभी जो पानी का कंसंट्रेशन में जो इसका जो हेवी मेटल्स के कंसंट्रेशन को कम करना है, तो उसके लिए भी पानी का क्वांटिटी जरूरी है। तो हम इसको बोलते हैं एक्चुअली, जैसे आरओ में आरओ का सिस्टम चलता है, हाँ, जैसा आपको पानी का मात्रा भी जरूरी है, तो क्वांटिटी का भी क्वालिटी के ऊपर असर है। ये एक है फर्स्ट पॉइंट। हमको तो उसको इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि हम लोग डैम्स की बात किया कैनाल्स के लिए, अदरवाइज एट इंडिविजुअल फार्मर लेवल आप देखेंगे तो एक सोर्स है, एक तालाब है, जो सब वो उनके पास, वो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, अपना गांव में रहेगा, ग्राम पंचायत ने उसको अच्छी तरह से अगर सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, तो इसके साथ वहाँ वो ट्रीटमेंट का भी बात कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी को कंट्रोल करने में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन सेकंड है जो मेन मुख्य मुद्दा है, आपने जो बताया, इसमें वेस्ट वाटर का दो तरह के सोर्सेस है। एक है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, एक म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है ये वेरी स्पेसिफिक है, जैसा आपने क्षेत्र के बारे में बता रहे थे, जैसा मैंने उड़ीसा का एग्जाम्पल दूंगा, क्रोमियम का ज़्यादा माइनिंग जो है वो उड़ीसा में है, मतलब इवन पूरा वर्ल्ड में उसका परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब क्रोमाइट माइंस वहाँ है, सुकिंदा करके है वहाँ, उसका भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर ऐसा है। तो वहाँ जो है उसका क्रोमाइट माइन ज़्यादा है, वहाँ से जब पानी जब गिरता है तो रन ऑफ होके पानी के साथ वो क्रोमियम यार्ड होके वो जाके फील्ड्स में भी जाता है। तो वहाँ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में क्या होता है कि वहाँ क्रोमाइट माइनिंग इंडस्ट्री है, उससे पानी ज़्यादा अगर वहाँ नज़दीक क्षेत्रों में एग्रीकल्चर क्षेत्र में जा रहा है, वो एक हम लोग का कंसर्न है। तो क्रोमियम को कैसे फाइटो रेमिडिएशन करना है। फाइटो रेमिडिएशन का मतलब है कि बेसिकली आप एक कंट्रोल कर रहा है उसको कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, प्लांट्स को यूज़ करके, एक्वाटिक प्लांट्स को यूज़ करके। हम लोग वहाँ वाटर हैसिन से लेके दूसरा पिस्टिया, आइकॉर्निया, इसको यूज़ करके हम लोग एक फाइटो रेमिडिएशन टेक्निक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट की तरफ से उस समय डेवलप हुआ था, ICAR की तरफ से। तो वो अच्छी तरह से वहाँ रिजल्ट किया था। कहने का यह है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आपका उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन वो हेवी मेटल अलग अलग आएगा। जैसे वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक का पॉपुलेशन, आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस तरह का है। लेकिन हमको कॉन्सेंट्रेशन मेजरली करना चाहिए ये जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इसका जनरेशन बहुत ज़्यादा है, 72,300 मिलियन लीटर्स पर डे जनरेट हो रहा है इंडिया में, मतलब पर डे इतना जनरेट हो रहा है। तो उसको अगर हमने ट्रीटमेंट करें, अभी तो ट्रीटमेंट कैपेसिटी हम लोग का ओनली अराउंड 30% ही इसका ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, मतलब अभी कर पा रहे हैं हम लोग म्युनिसिपल वेस्ट वाटर का, उसका कैपेसिटी को और भी हम लोग को बढ़ाना चाहिए। बढ़ा के उसको ट्रीटमेंट करने के बाद टेस्ट भी करते हैं, जैसा हम हमारा ICAR का IRI की तरफ से, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से जलोपचार की एक टेक्नोलॉजी है, इसमें म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को ट्रीट करके अच्छी तरह से फिर इरिगेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी दूसरा इंस्टीट्यूट्स का भी है, उसको लेकर करना है। मुद्दे हैं, जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली NCR के लोगों का एक बड़ा कंसर्न होता है कि जैसे मान लीजिए कि यमुना का पानी पूरा काला हो गया, अब उसके बेल्ट में खेती हो रही है। ऐसे बहुत सारे जगहों पे इस तरह के बेल्ट हैं, बहुत सारे शहरों में है। क्या वो जो दूषित पानी है, कंटेमिनेशन वाला जो पानी है ना, उसमें कोई भी तत्व हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, क्या उस पानी से जो अनाज पैदा हुआ या सब्जियां पैदा हुई या फल पैदा हुआ वो सेहत के लिए खतरनाक होता है?
अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करके, अगर उसको टेस्ट ना करके, अगर सेफ लिमिट से थ्रेशोल्ड से ऊपर है, मतलब वो सेफ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य के ऊपर उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा अलाउ नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग तो जैसा जलोपचार टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के बाद, दूसरा इंस्टीट्यूट्स का भी कुछ टेक्नोलॉजीज है, तो उसको यूज़ करके उसके बाद वो सेफ लिमिट में है, हेवी लिमिट्स, हेवी मेटल्स का, तभी हम उसको अलाउ करना चाहिए। ये है मुख्य रूप से। लेकिन आपने जो जैसा मुद्दा उठाया, उसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, रिवर्स का जो एनवायरमेंटल फ्लो होता है, वो एनवायरमेंटल फ्लो को हमको अभी स्ट्रांग करने का जरूरी है। पूरा विश्व में इसके ऊपर प्रयास चल रहा है। जैसे भारत में भी जहाँ से पानी कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जहाँ से पानी बरसात होने के बाद वहाँ से वो कैच होके वो धीरे धीरे वो वाटर जो है हमारा रिवर सिस्टम तक अच्छी तरह से, एक है मात्रा में पहुँचना है, देन दूसरा है कि उसका क्वालिटी भी ठीक होना है। ये दोनों के ऊपर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। उसमें भी अभी प्रयास चल रहा है अच्छी तरह से। ये जो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि भाई एक चेक होके तब जाना चाहिए, क्या किसी देश में ऐसी व्यवस्था है कि खेती में पानी पहले चेक होता तब जाता? भारत में अभी तो काम होना इस पे। नहीं, यहाँ भी हम लोग का जहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट को टेस्ट कर रहा है, जैसा ट्रीटमेंट प्लांट्स का, वो टेस्ट करने के बाद ही उसको अलो करते हैं, अदरवाइज तो उसको करते नहीं। दूसरा देश में, मतलब किसी किसी देश में ये बहुत डाइवर्सिटी है। किसी किसी जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ उनका अनलेस मतलब वो क्वांटिटी एक थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, तो वो ज़्यादा ऑलमोस्ट मैक्सिमम एरिया दे आर अलाउइंग ओनली दैट पर्टिकुलर वाटर ओनली। तो यहाँ भी वैसा ही हमको करना है। भारत सरकार भी ऐसे ही करता है, लेकिन हमारा कानवास ज़्यादा है और ज़्यादा सोर्सेस से पानी ये आ रहा है, तो उसको देखना है। तो ये इसके साथ मैं जस्ट आपको, अगर समय कम होगा तो मैं बताना चाहता हूँ, हो ही गया उसका समय। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, ड्राउट अफेक्टेड एरियाज है, उसके लिए भी हमारा प्रणाली मजबूत करना है। अभी अच्छा है, लेकिन उसमें भी हम अनुसंधान की तरफ से हेल्प कर रहा है। एक जो सवाल है कि क्या जैसे इजराइल में समुद्र का पानी वो करते हैं, क्या भारत के पास ऐसी क्षमता है कि समुद्र का पानी पीने लायक बना सके? नहीं, क्षमता तो है एक्चुअली समुद्र का पानी पीने लायक नहीं, उसको डीसैलिनाइजेशन करने का जो टेक्निक्स है, ये हमारा ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ICR और CSIR, ये सब का भी अपना एफर्ट्स तो चलता रहता है। ये इसमें बेसिक इश्यू आता है कि इकोनॉमिकल वायबिलिटी का बात आता है। तो इकोनॉमिकल वायबिलिटी के लिए हम लोग रिसर्च रिजल्ट्स और भी फर्दर जाके एक फंक्शन ऑफ टाइम में, मतलब दीर्घकालिक हिसाब से देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पास ऐसा समय आएगा भविष्य में जब जरूर ये इकोनॉमिकली, अभी तो टेक्निकली तो हमारे पास तो क्षमता है, लेकिन इकोनॉमिकली उसको उतना कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट को कम करते हुए पड़ता है डॉक्टर साहब ये? नहीं, कॉस्ट अगर समुद्र के पानी को हम ट्रीट नहीं, ये तो अभी तो बहुत हाई लेवल में आता है, बहुत हाई लेवल में है। अभी तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, इसको तो अभी बताना मतलब डिफिकल्ट होगा। ये बहुत आगे जाना पड़ेगा। टेक्निकली ये आप लोग कर पा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अभी वायबिलिटी के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा उसके लिए। और मैं मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन को माइंड में रखते हुए, जहाँ एक्सेस वाटर होता है, फ्लड्स होता है, बाढ़ होता है, उस इलाका में किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए एक पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जैसा फ्लड जरूर अगर आ गया, आने के बाद कितने फास्टली उन्होंने एक अल्टरनेट प्रणाली कर सकता है, कंटिजेंसी प्लानिंग को यूटिलाइज कर सकता है, उसके ऊपर ध्यान देना है। हमारा ICR की तरफ से बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में उसको ऑलरेडी फार्मर्स को हम लोग एक सूचिका बनाया था, जैसा कि इंडेक्स बेस्ड फ्लड, एक इंडेक्स बनाया था। वो इंडेक्स की बेसिस में जितना गहरा में पानी है, जितना ड्यूरेशन लंबा समय तक पानी है, इसके ऊपर जो धान की जो अपना जो उत्पादकता कम हो जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर असर पड़ता है, उसको हमने एक अंकड़ में लेकर आया सूचिका। वो सूचिका के आधारित में उनको इंश्योरेंस को भारत सरकार की तरफ से दिलवाया 3 साल, तो मुजफ्फरपुर में। इस तरह का अभी भविष्य में और अच्छा करना पड़ेगा। सूखा जगह में भी, जैसा ड्राउट अफेक्टेड एरियाज में भी ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो किसान भाइयों के लिए आइदर एक्सेस वाटर स्ट्रेस है या डेफिसिट वाटर स्ट्रेस है, उसको हम लोग उनका हेल्प हम लोग कर सकते हैं। अभी हम इरिगेटेड एरिया हमारा 55% के आसपास ही है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश जारी है। तो डॉक्टर साहब ने पानी के मुद्दे पे, डॉक्टर साहब का पानी और दूसरे मुद्दों पे 33 घंटे 46 मिनट का लगातार स्पीच है, और उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। तो पानी पे कितनी भी बात कर लें डॉक्टर साहब से कम है, तो अलग अलग टाइम पे करते रहेंगे, लेकिन हमारी समय की एक सीमा है।
तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान साथियों और आम लोगों के लिए जो आपने जानकारी बताई बहुत उपयोगी मैं मानता हूँ होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद करता हूँ फिर किसी और शो में आपसे बातचीत करेंगे और किसानों के लिए, आम लोगों के लिए आप से जो भी आपकी एक्सपर्टीज हैं उसका लाभ दिलाने की कोशिश नहीं, करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली ये हमको भी बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि किसान भाइयों के पास कुछ ऐसा परिष्कार लेकर जाए जो आईसीआर की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो अनुसंधान की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको उनके पास पहुंचाने में अगर इसमें मदद अगर इस कार्यक्रम के द्वारा होता है तो मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज तक को बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।